हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। और इनफैक्ट पिछले लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इससे पहले हम लोग 9 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज ये 10वां लेक्चर है। ये सेट थ्योरी का 10वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरम को आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे इसको पूछा जाता है कि प्रूफ करने के लिए आपको समझाएंगे थ्योरम, तो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है उसी चीज़ को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज ये क्लास का पहला थ्योरम लिखते हैं, थ्योरम 1। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। थ्योरम 1 कह सकते हैं। पहला थ्योरम कहता है इफ r एंड r डैश, इफ r एंड r डैश का मतलब आपको समझाए थे ना, r नॉट r2 इक्विवेलेंस रिलेशन, r इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या है कि दो रिलेशन है। यहाँ राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। वैसे भी मेरा राइटिंग अच्छा है नहीं। इन ए सेट ए, ठीक है। सो डैट ए में r इंटरसेक्शन r डैश इज, ऐसा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। चलिए समझते हैं इस थ्योरम को। कह रहा है थ्योरम कि इफ r एंड r डैश, इस तरीके से r लिखते हैं, ये डिनोट करता है रिलेशन को। आपको रिलेशन बहुत अच्छे से हम समझाए थे कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, सेट के अंदर रिलेशन किसको कहते हैं, ठीक है। और r डैश है, r के ऊपर डैश लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए रहता है तो सेट ए को डिनोट करता है, ए के ऊपर डैश लग जाता है तो ए नॉट को डिनोट करता है। उसी तरीके से ये आर नॉट को डिनोट कर रहा है। जैसे कि यहाँ अगर हम लिखे कि x बिलोंग्स टू ए, तो हम लिखते हैं x नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। इसका मतलब होता है कि अगर x ए से बिलोंग करेगा तो x ए नॉट से बिलोंग नहीं करेगा, किसी एक से बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब x में इस a में, इस सेट a में जो जो एलिमेंट होगा वो a डैश में नहीं होगा। इसका सीधा सीधे मतलब यही होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, निगेटिव होता है। उसी तरीके से इस रिलेशन का ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो इसको r नॉट पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है थ्योरम कि इफ r एंड r नॉट आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दोनों एक रिलेशन है r और r नॉट, और ये दोनों कैसा रिलेशन है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो और कहाँ पे है, इक्विवेलेंस रिलेशंस इन ए सेट ए पर है। मतलब रिलेशन किसी न किसी सेट से ही ना होता है, किसी न किसी सेट के बीच ही रिलेशन होता है ना। तो सेट ए के बीच रिलेशन है, यानी ए क्रॉस ए के बीच है, ठीक है। आपको हम बताए थे कि किसी सेट का रिलेशन किसी सेट से ही ना होता है। तो यहाँ पर एक ही सेट दिया है, अगर ए के अलावा एक बी भी देता तो हम कहते कि सेट ए का रिलेशन सेट बी से है, और जो रिलेशन है आर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन ए ही केवल दिया, इसका मतलब हुआ ए क्रॉस ए, मतलब ए का रिलेशन ए से ही होता है। मतलब यहाँ एक ही रिलेशन दिया है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि ए का रिलेशन ए से ही है, और इस रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो आर नॉट है, ये रिलेशन जो नहीं है इससे उसको इंडिकेट कर रहा है। और ये दोनों रिलेशन कैसा है, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, यही चीज कर रहा है। तो शो करिए कि आर
इंटरसेक्शन आर डैश। अब ये आर एक रिलेशन है और आर डैश भी एक रिलेशन है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये भी एक रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में यही चीज बोला है कि ये दोनों के हम लोग जब इंटरसेक्शन करेंगे तो एक रिलेशन मिलेगा और वो रिलेशन भी इक्विवेलेंस होगा। इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। और दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है कि ये जो आर रिलेशन है और ये आर डैश है, इस दोनों का यूनियन करेंगे तो एक रिलेशन आएगा और वो रिलेशन भी इक्विवेलेंस होगा। वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, इस बात को प्रूव करना है, नोट इसमें दिया है। तो हम लोग को मेनली एक बार और आपको रफली हम समझा देते हैं ओवरव्यू। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है आर और एक और रिलेशन दिया है आर नॉट, और बोला है कि ये दोनों रिलेशन क्या है, ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो प्रूफ करिए कि आर इंटरसेक्शन आर डैश से जो रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस होगा और आर यूनियन आर डैश से जो रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, नॉट एन इक्विवेलेंस। ठीक है, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं और समझाते हैं। ये बेसिकली थ्योरम है, क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है बट ये है थ्योरम, इसको थ्योरम माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है और पूछ दे कि आर और आर डैश क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर यूनियन आर डैश एक कैसा रिलेशन होगा। तो अगर आपको ये थ्योरम याद है तो आप कहिएगा नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन लग जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ये तो ऑलरेडी आपको अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिख ही रहा होगा। तो सब्जेक्टिव में अगर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन बनाकर पूछा जाएगा और बोला जाएगा शो करिए ये दोनों कंडीशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेट ए है तो सेट ए का कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। बहुत सारा तरीका हो सकता है लेकिन सबका जड़ यही है, मेन कंसेप्ट यही है। इसी को हम लोग अच्छे से समझ ले तो बाकी सारे चीज हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, जो गिवन क्वेश्चन में रहता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन R and R not are two equivalence relation। दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में R एंड R डैश। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि R एंड R डैश आर रिफ्लेक्सिव। R एंड R डैश क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सॉरी ट्रांजिटिव बाद में लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नीचे लिखते हैं एंड ट्रांजिटिव आल्सो। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि R और R डैश क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ही होता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं कि R और R डैश क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो मेन टारगेट है R इंटरसेक्शन, फर्स्ट पार्ट का ये टारगेट है कि R इंटरसेक्शन R डैश को हम लोग को इक्विवेलेंस दिखाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग को शो करना है कि ये चीज जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दिखा देंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये चीज अगर हम लोग इसको दिखाने में सफल हो जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है
ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर इंटरसेक्शन आर को तो सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे कि ये एक रिलेशन है सेट ए में। क्योंकि क्वेश्चन में ये तो बोला है कि आर और आर डैश एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इन कहा सेट ए में, सेट ए में एक रिलेशन है आर और आर डैश जो इक्विवेलेंस है। लेकिन ये थोड़े बोला है कि आर इंटरसेक्शन आर डैश भी एक रिलेशन है सेट ए में, ये नहीं बोला है। तो सबसे पहले तो ये दिखाना होगा कि आर इंटरसेक्शन आर डैश एक रिलेशन है सेट ए में, तब ना वो हम लोग उसको दिखाएंगे कि वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है, वो तो अलग बात की बात है। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना होगा कि ये रिलेशन है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रिलेशन दिखाते हैं कि ये रिलेशन है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, चूंकि आर जो रिलेशन आर है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अब फिर कहिएगा नहीं समझ में आया, आना चाहिए आपको समझ में। ए का जो हम लोग ये रिलेशन है आर, वो किसके साथ है, ए का, ए मतलब सेट ए पर है। तो सेट ए का रिलेशन ए के साथ ही है। अगर इसमें कोई दूसरा सेट दिया रहता तो हम लोग कहते हैं कि कोई दूसरा सेट ए का बी से रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है, आर है। लेकिन इसमें दूसरा कोई सेट दिया ही नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन में दूसरा सेट नहीं दिया रहता है तो हम उसका उस सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन निकालते हैं। और जब किसी सेट का अपने खुद के साथ रिलेशन निकालना रहता है तो इसका मतलब होता है कि उसका और उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे कि ए क्रॉस ए मतलब हुआ ए का रिलेशन ए के साथ, और यही रिलेशन क्या है, आर है और आर डैश है, दो रिलेशन है, और ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, एंड आर डैश भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर डैश इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसीलिए आर इंटरसेक्शन आर डैश इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर यूनियन आर डैश इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समझिएगा, यहाँ हम यूनियन वाले को भी ले लिए हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में इसको भी तो एक रिलेशन के रूप में इसको भी तो दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है इसका मतलब ये थोड़े कि रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी दिखाते हैं हम लोग। तो क्या किए हैं बेसिकली कि अब ये आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, और आर डैश भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो आर इंटरसेक्शन आर डैश में क्या होगा, आर इंटरसेक्शन आर डैश में वो होगा जो इस दोनों में होगा, जो आर में भी होगा और आर डैश में भी जो एलिमेंट होगा वही इसका एलिमेंट होगा। अब चूंकि आर का आर में आर जो है सबसेट है ए क्रॉस ए का, सॉरी इसका मतलब ये हुआ कि आर का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस ए का है और आर डैश का भी हर एक एलिमेंट ए क्रॉस ए का है। यानी अगर हम आर इंटरसेक्शन आर डैश भी निकाले तो उसका भी तो हर एक एलिमेंट ए क्रॉस ए का हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि ये आर इंटरसेक्शन आर डैश क्या है, सबसेट है ए क्रॉस ए का। उसी तरीके से आर के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस ए का है, आर डैश के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट है ए क्रॉस ए का है, और जब इस दोनों को मिला देंगे तो भी तो जितना एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस ए का ही होगा। तो कह सकते हैं कि इसका यूनियन भी सबसेट है ए क्रॉस ए का। समझ रहे हैं? हो सकता है कि आपको ये अच्छे से समझ में ना आए, पर इतना सीधा आप समझ लीजिए कितना होगा। ज़्यादा इसमें इमेजिन करिएगा तो समझ में आएगा, या फिर हम यहाँ पे अगर एलिमेंट का एग्जांपल दे के समझाए तो आपको समझ में आएगा अगर हम समझाने का प्रयास करें तो। लेकिन ज़्यादा इस पर टाइम देना उचित नहीं है, आप इतना एडजस्ट करके चलिए। ठीक है,
यहाँ अगर हम ज़्यादा यहाँ समझाने लगे तो टाइम इसमें एक्सपेंड होने लगेगा और हम लोग दिशा भटक जाएंगे, टॉपिक से भटक जाएंगे। मेन मकसद यहाँ इसको हमको डिटेल में समझाना नहीं है, ठीक है। तो अब तो हम लोग इसको सबसेट बता दिए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रिलेशन है। क्योंकि ये A क्रॉस A का सबसेट है तो इसका A से रिलेशन है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि R इंटरसेक्शन R डैश इज रिलेटेड टू A, यानी ये कहा जा सकता है हेंस R इंटरसेक्शन R डैश इज ए रिलेशन in the सेट A। अच्छा एक मिनट, केवल R इंटरसेक्शन R डैश ही नहीं, R यूनियन R डैश भी तो है। थोड़ा सा इसको चेंज करते, इसमें वो चीज़ भी जोड़ते हैं हम लोग, R इंटरसेक्शन R डैश एंड R यूनियन R डैश आर ए रिलेशन, ठीक है, इन द सेट ए, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि इसके बीच क्या है, रिलेशन है। अब जब रिलेशन फाइंड आउट हो गया है, जब हमको पता चल गया है कि ये रिलेशन है, तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि हम लोग ये पता करें कि ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। और क्वेश्चन में भी तो यही बात कहा है कि हमको दिखाइए कि फर्स्ट में कि ये वाला जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है और ये वाला इक्विवेलेंस नहीं है। तो अब यहाँ से हम नंबरिंग देंगे कि ए में। अब हम लोग ए नंबर क्वेश्चन का काम कर रहे हैं और ए में हम लोग का काम ये है कि इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। और आपको तो पता ही है कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इस रिलेशन को दिखा देंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद ये दिखा देंगे कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो कह देंगे कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब कैसे दिखाएंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट मान लेंगे कि क्या। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि इसके अंदर एक एलिमेंट मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू A। x कोई एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब सबसे पहला काम इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग का मेन टारगेट है इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना, R इंटरसेक्शन R डैश को, ठीक है। तो पहला में रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे और इसी तरीके से जब दूसरा मानेंगे तो उसमें सिमेट्रिक दिखाएंगे और तीसरा में ट्रांजिटिव दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला, तो अब चूंकि x A से बिलोंग करता है और इधर हमको ये पता है कि R एंड R डैश क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आपको यहाँ लिखे थे ना, पीछे दिखाते हैं यहाँ, अच्छा इसको मिटा देते हैं। यहाँ हम आपको बताए थे ना कि R एंड R डैश आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी R और R डैश क्या रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ कह सकते हैं चूंकि, अच्छा यहाँ पहले लिख देते हैं x बिलोंग्स टू A, तो x बिलोंग्स टू R होगा एंड x बिलोंग्स टू R डैश होगा। क्योंकि चूंकि R एंड R डैश आर रिफ्लेक्सिव। याद है कि R और R डैश क्या रिफ्लेक्सिव है, और जब रिफ्लेक्सिव होता है कोई भी रिलेशन तो उसके अंदर अगर कोई से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका जोड़ा भी उसके अंदर बिलोंग करता है, यानी उसका जोड़ा बिलोंग करता है तभी वो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर x A के अंदर अगर x है तो x भी उस रिलेशन के अंदर होगा और x भी इस रिलेशन के अंदर होगा। मतलब सीधा हम लोग को
अगर एक लाइन में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना हो, अगर एक लाइन में कहना हो तो कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें पेयर रहता है। तो पेयर क्या है, यहाँ एक्स एक्स है और एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से और आर डैश से। काहे दोनों से बिलोंग करेगा, काहे कि दोनों जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अभी यहाँ हम इस आर इंटरसेक्शन आर डैश की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं इस आर की और आर डैश की। और क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको ये दिया है कि ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस बोला है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो चूंकि ये रिफ्लेक्सिव है इसलिए एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स एक्स यानी एक्स का पेयर इस रिलेशन आर से बिलोंग करेगा और इस आर डैश से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्सिव है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब सेट थ्योरी कहता है कि कोई एलिमेंट किस सेट ए से बिलोंग करता है और फिर वही एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, तो वो एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। यानी कह सकते हैं यहाँ कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर डैश, यानी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश। यहां तक तो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पेयर है एक्स का एक्स एक्स, ये आर इंटरसेक्शन आर डैश से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि ये आर इंटरसेक्शन आर डैश जो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि एक्स का जो पेयर है वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, हम तो माने थे कि एक्स ए से बिलोंग करता है, लेकिन अभी पता चला कि जब एक्स ए से बिलोंग करता है तो एक्स एक्स इस रिलेशन आर इंटरसेक्शन आर डैश से बिलोंग कर रहा है, यानी ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है कह सकते हैं। इसलिए आर इंटरसेक्शन आर डैश इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए उल्टा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर से लेट करते हैं, मानते हैं दूसरा हम लोग अब कर रहे हैं, सिमेट्रिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेट करते हैं, मानते हैं कि एक्स वाई जो है बिलोंग करता है ए से, सॉरी ए से नहीं ना, आर इंटरसेक्शन आर डैश। मतलब हमको आर इंटरसेक्शन आर डैश को ही ना सिमेट्रिक दिखाना है। तो आर इंटरसेक्शन आर डैश को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या किए हैं कि एक इसके अंदर एलिमेंट मान लिए हैं कि एक्स वाई जो एलिमेंट है वो आर इंटरसेक्शन आर डैश के अंदर मौजूद है। तो अगर एक्स वाई मौजूद है तो वाई एक्स भी मौजूद होना चाहिए, इसका उल्टा। अगर वाई एक्स भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, इस सेट के अंदर मौजूद होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके अंदर हर एक एलिमेंट का उल्टा एलिमेंट भी मौजूद है, अपनी भाषा में अगर कहना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर वाई एक्स मौजूद है कि नहीं। अच्छा, तो हम लोग माने कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश। तो अगर हम लोग इसको तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर डैश। इतना इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सॉरी, हमको लग रहा है उल्टा लिख दिए हैं, ऐसा नहीं लिखेगा। एक मिनट, इसको तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इंटरसेक्शन की जगह पर हम लोग एंड लिखते हैं, उल्टा लिख दिए थे, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डैश, ये चीज लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डैश, ये चीज लिखेंगे। उसके बाद एक चीज और हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे कि आर और आर डैश जो है क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ पे इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर एंड
वाई एक्स बिलोंग्स टू आर डैश। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक। ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ इस वाले स्टेप को ध्यान से देखिए। ये स्टेप कर रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर से बिलोंग करता है और आर ऑलरेडी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर आर सिमेट्रिक रिलेशन है और एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, इधर ध्यान मत दीजिए, आप यहीं पे ध्यान दीजिए केवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा, वाई एक्स भी आर के अंदर जरूर होगा। अगर एक्स वाई आर के अंदर है और आर क्या है? सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि वाई एक्स भी आर के अंदर होगा, तब ही ये सिमेट्रिक बना है। अगर एक्स वाई जो है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर डैश को और आर डैश क्या है? सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक कहने का मतलब ही है कि अगर एक्स वाई आर डैश से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर डैश से बिलोंग करेगा, एकदम गारंटी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि आर एंड आर डैश क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है, इसीलिए एक्स वाई जो है आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर से बिलोंग करेगा। ये चीज़ आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ी कन्फ्यूजन होता है इस सब चीज़ में, अच्छे से अगर आप बारीकी से नहीं समझिएगा तो बड़ी दिक्कत होगा। दिखने में बड़ा आसान लगता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत आसान लगेगा। 2 दिन बाद आप फिर भूल जाइएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, समझे? तो इसको अच्छे से गौर से कंसेप्ट से समझिएगा। अब ध्यान दीजिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर डैश। तो इसको लिख सकते हैं वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश। लिख सकते हैं ना? एकदम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग माने थे कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन आर डैश से, और अब यहाँ क्या आ गया कि वाई एक्स भी बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन आर डैश से। इसका मतलब है कि आर इंटरसेक्शन आर डैश क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है, इसीलिए आर इंटरसेक्शन आर डैश इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यानी आर इंटरसेक्शन आर डैश क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम लोग को फाइनली दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या मानेंगे, आप गेस कर सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन आर डैश से। ठीक है, ये हम लोग माने हैं। तो अगर एक्स वाई और वाई जेड आर इंटरसेक्शन आर डैश से बिलोंग करता है तो एक्स जेड को भी आर इंटरसेक्शन आर डैश से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग करता है तो ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए कैसे करें, चलिए समझते हैं। अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बड़ी आसान मतलब है। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड, आपको पता है ना कि इंटरसेक्शन के जगह पर एंड लिख देते हैं और इंटरसेक्शन को तोड़ देते हैं, तो बस वही काम कर रहे हैं। एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर डैश। अब यहीं पे की पॉइंट है। अब फिर से सोचिए कि आर क्या है? ट्रांजिटिव है और आर डैश भी ट्रांजिटिव है, और ये कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है और आर ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जेड भी आर से बिलोंग करेगा। काहे कि आर ट्रांजिटिव है और ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर एक्स वाई और वाई जेड किसी सेट से बिलोंग करता है और वो ट्रांजिटिव है तो एक्स जेड भी उस सेट से बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर डैश। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा?
xz belongs to R and xz belongs to R डैश, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं कि xz belongs to कितना हो जाएगा R इंटरसेक्शन R डैश। और आप ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या माने थे कि xy और yz R इंटरसेक्शन R डैश से बिलोंग कर रहा है। और अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए तो पता चला कि xz भी बिलोंग कर रहा है R इंटरसेक्शन R डैश से। तो यही तो कंडीशन हम लोग को लाना था और कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि xy और yz R इंटरसेक्शन R डैश से बिलोंग कर रहा है। और अब हम लोग पा लिए कि xz भी R इंटरसेक्शन R डैश से बिलोंग कर रहा है, इसलिए R इंटरसेक्शन R डैश क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए R इंटरसेक्शन R डैश इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, TRANSITIV ट्रांजिटिव रिलेशन। अब चूंकि ये जो रिलेशन है ये तीनों हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हेंस R इंटरसेक्शन R डैश इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव। तो क्या क्वेश्चन बन गया? नहीं बना। क्वेश्चन का पहला पार्ट अभी प्रूफ हुआ है, दूसरा पार्ट अभी भी बाकी है। देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए हम लोग अभी बनाए हैं R इंटरसेक्शन R डैश को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाए हैं। अभी R यूनियन R डैश को नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना बाकी है। तो अब हम लोग चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जहां हम लोग को इसको R यूनियन R डैश को नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो उसको हम लोग दिखाते हैं। आते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट पे। तो बी का पहला पार्ट हम लोग कह सकते हैं जहां हम लोग को रिलेशन को क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो लेट मान लेते हैं कि x बिलोंग करता है किससे, R यूनियन R डैश से, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू अच्छा इसको A से न बिलोंग कराएंगे, x बिलोंग्स टू A। तो कह सकते हैं कि x जो है R से बिलोंग करेगा। और यहाँ एंड नहीं और लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो रिलेशन दिखाना है R यूनियन R डैश दिखाना है, ठीक है। और x बिलोंग करेगा R डैश। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि R जो रिलेशन है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है और R डैश भी रिफ्लेक्सिव है। तो R रिफ्लेक्सिव है और R डैश रिफ्लेक्सिव है, तो x A से बिलोंग कर रहा है, तो इसका पेयर भी R में जरूर होगा, तभी ये क्या बना है, रिफ्लेक्सिव बना है। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए इसके इस सेट के अंदर इस हर एक एलिमेंट का पेयर मौजूद होता है। तो इसका पेयर मौजूद होगा, इसके अंदर भी इसका पेयर मौजूद होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि R एंड R डैश आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो यानी इसको कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R यूनियन R डैश, इसीलिए R यूनियन R डैश इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर पीछे आप अच्छे से समझे हैं तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा में दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि XY जो रिलेशन है वो XY जो है बिलोंग करता है R यूनियन R डैश से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि एक्स वाई आर से बिलोंग करेगा और एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा आर नॉट से भी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि आर क्या है, सिमेट्रिक है और आर डैश सिमेट्रिक है। तो इस यहाँ पे वाई एक्स बिलोंग कर जाएगा आर से और वाई एक्स बिलोंग कर जाएगा आर डैश से। यहाँ बिलोंग छूट गया, क्यों कहे कि चूंकि आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर यूनियन आर डैश। ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर पीछे आप अच्छे से समझे हैं तो, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, सीधा आपको बना के बता दे रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आर यूनियन आर डैश इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग को दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है, मतलब देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ट्रांजिटिव होगा तो तीनों हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा इक्विवेलेंस। लेकिन हम लोग को दिखाना है कि इक्विवेलेंस नहीं है, तो ऑलरेडी हम लोग ट्रांजिटिव इसको दिखा दिए हैं, सिमेट्रिक दिखा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव नहीं आना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव आ जाएगा तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, तब तो गलती हो जाएगा। इक्विवेलेंस नहीं आने के लिए अब चूंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आ गया है तो ट्रांजिटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पहले आता है कि नहीं, जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे। लेट एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर यूनियन आर डैश। आपको समझ में आ रहा है ना कि यही क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें इसी टाइप का बात होता है ट्रांजिटिव में। अगर आप शुरू से लेक्चर सारा देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बीच में इधर उधर से देखिएगा तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर यूनियन बिलोंग्स टू आर और एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर डैश। तो ये इसको चूंकि आर ट्रांजिटिव है और आर डैश भी ट्रांजिटिव है, तो हो जाएगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर और ये हो जाएगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर डैश और ये हो जाएगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर यूनियन आर डैश। लेकिन ये गलत हो गया। काहे गलत हो गया? क्योंकि अब यहाँ ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव ही हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना था कि ये इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, तो इक्विवेलेंस आ गया ना, तो कहीं ना कहीं गलती है। ये ट्रांजिटिव नहीं, हम लोग इसको दिखाते हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ आपको आगे की ट्रांजिटिव होगा, आपको सस्पिशन होगा कि ट्रांजिटिव आइएगा तो फिर कैसे दिखा कि नहीं आता है। तो सेट थ्योरी में क्या किया जाता है कि अगर आपको किसी चीज को कहना है कि ये गलत है तो उसका आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर कोई एक एग्जाम्पल हम दे दें जिसमें ये क्या हो, ये जो दोनों सेट है आर और आर डैश, ये दोनों क्या हो, ट्रांजिटिव हो, और आर यूनियन आर डैश ट्रांजिटिव ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है ये चीज गलत है कि ये अगर ये और ये दोनों ट्रांजिटिव है तो ये पूरा क्या होगा, ट्रांजिटिव हो, ये कहना गलत है। तो एक क्रॉस एग्जाम्पल दिया जाता है इसमें, तो हम लोग एक क्रॉस एग्जाम्पल इसमें दे देते हैं। ये जानबूझ के आपको लिखे थे ताकि आपको समझ में आए कि ये निकालने पे तो आ जा रहा है ट्रांजिटिव, लेकिन हम लोगों को ट्रांजिटिव यहाँ दिखाना नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्रॉस एग्जाम्पल दे देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं इफ आर एंड आर डैश आर ट्रांजिटिव, ठीक है,
रिलेशन, छोड़िए रिलेशन तो ट्रांजिटिव का है, इसका मतलब रिलेशन ही ना है, ज़्यादा वर्ड लिखने से कोई फायदा नहीं है। ट्रांजिटिव शॉर्टकट में लिख देते हैं रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। ए आर एंड आर डैश क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ऑन सेट ए पर, तो देन आर यूनियन आर डैश नीड नॉट बी ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि आर एंड आर डैश क्या है, एक सेट ए पर क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आर यूनियन आर डैश भी ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसको प्रूव किए थे तो हो रहा था, लेकिन एक एग्जाम्पल दे देंगे जिसमें नहीं होगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि होगा ही या नहीं भी होगा। तो इसलिए हम लोग इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं, जब किसी भी कीमत पर हर केस में ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका क्रॉस एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। तो मान लिए कि अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल दे दें जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि लेट मान लिए कि ए बराबर क्या है 1 2 3 है और आर बराबर 1 1 1 2 है, ठीक है। एंड आर डैश बराबर मान लेते हैं कि 2 2 है और 2 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग आर यूनियन आर डैश जब निकालेंगे तो पाएंगे, इसको लिख देंगे तो हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 ही एलिमेंट है, फिर भी ये ट्रांजिटिव है। कैसे ट्रांजिटिव है आपको समझा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ 1 है और 1 है और फिर यहाँ 1 2 है, तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यहाँ वाला एलिमेंट मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट दोनों का पेयर होना चाहिए क्वेश्चन में, यानी इसका 1 और 2 होना चाहिए। तो 1 2 नहीं है, 1 2 तो है ही, 1 2 तो है ही इस रिलेशन में, तो यानी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। भले ही 2 एलिमेंट दिखने में लग रहा है लेकिन ट्रांजिटिव है। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे है, एगो लेक्चर में हम आपको बोल भी दिए थे कि ट्रांजिटिव में कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए, गलत बोल दिए थे, हमको भी पता नहीं था। अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ ट्रांजिटिव के लिए कोई जरूरी नहीं कि 3 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट में भी ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देख रहे हैं ना कि वह जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें क्या है, पहले यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो हमको क्या करना रहता है ट्रांजिटिव में, यहाँ इसका शुरुआत वाला और इसका लास्ट वाला का पेयर होना चाहिए, यानी 2 3 होना चाहिए। तो ये 2 3 नहीं है, 2 3 तो है ही इसमें, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आर और आर डैश क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन आर यूनियन आर डैश ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। काहे नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 और 2, यहाँ 1 और 2 क्या इस रिलेशन में कहीं पर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, जबकि 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग 2 और 3 होना चाहिए, और 2 और 3 तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक तो नहीं है ना, यहाँ 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 और 2 तो इस रिलेशन में नहीं है, यानी ये क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। और ये ट्रांजिटिव नहीं है तो एक क्रॉस एगो मतलब इसका मतलब निगेटिव वाला बात निकल गया, मतलब एगो इसका एगो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इसको हम नहीं ले सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। और ये जब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ट्रांजिटिव से नकार देंगे, बोल देंगे इसीलिए, लेकिन उससे पहले यहाँ लिख देंगे ना कि क्लियरली
स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि हेयर R and R dash are transitive, but R union R dash are not transitive. इसलिए this relation is RELATI. This relation is not transitive. Hence, this is not equivalence relation. प्रूव, यही चीज हम लोग को प्रूव भी करना था, जो कि प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन करेंगे या फिर एक और थ्योरम है जिसको प्रूव कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जो करना होगा करेंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।